हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे सेल के बारे में और सेल का समूहन के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। और सेल का ग्रुपिंग हम 3 तरह से करते हैं: श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन। तो हम पिछले क्लास के टॉपिक में हम श्रेणी क्रम समूहन के बारे में आपसे बात किए थे और उससे प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त किए थे। और सेलों के श्रेणी क्रम समूहन से प्रवाहित धारा I के लिए फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था NE बाय कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। तो ये श्रेणी क्रम समूहन से प्रवाहित धारा के लिए आपका ये व्यंजक प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर हम पिछले वीडियो में एक बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका फायदा और नुकसान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से ये M जो है, M नंबर ऑफ सेल है। M जो है नंबर ऑफ सेल अर्थात सेलों की संख्या, सेलों की संख्या। आप जितना भी सेल यूज करेंगे ये नंबर ऑफ सेल यहाँ पर n का वैल्यू होगा। E जो है हमारा, ये आपका प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। R हमारा, R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य परिपथ में जो बाह्य प्रतिरोध है, बाहर में जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध है वो R है। और R जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। केमिकल रिएक्शन उसके अगर अंदर होता है तो कुछ धारा जो है सेल अपने अंदर खर्च कर लेता है और वह खर्च जो करंट करता है वह इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से करता है। तो यहाँ पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका स्मॉल r हो जाता है। अब यहाँ पर एडवांटेज के स्थिति में फायदेमंद केस यहाँ पर हम 1 की अगर बात करते हैं, फायदेमंद स्थिति हमारा कब होगा? जब हम सारे सेल का उपयोग करेंगे। फायदेमंद स्थिति तभी होगा जब हम n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो n सेल का ही हम उपयोग कर लें और n सेल का संपूर्ण उपयोग करें। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि R बहुत बड़ा होगा अगर NR से, अगर R बहुत बड़ा होगा NR से तो NR को हम नगण्य मान सकते हैं। ये वाला वैल्यू आपका NR क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, अर्थात NR इक्वल टू 0। तो अब आप देखिएगा I के लिए फॉर्मूला बन जाएगा NE अब बटे कैपिटल R। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम सेलों को समूहित कर देते हैं, सेल को अगर हम श्रेणी क्रम में समूहित कर देते हैं तो सभी सेलों का उपयोग हो रहा है। बाह्य प्रतिरोध आपका R है और आपका प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? N से मल्टीप्लाई हो रहा है, NE बटे R। यहाँ NR आपका 0 हो गया है क्योंकि इसको हम नगण्य ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका NE बटे R, अर्थात सभी सेलों से हम करंट प्राप्त कर सकते हैं और ये एक फायदेमंद स्थिति होता है। नुकसानदेह क्या है आप इसमें ध्यान देंगे। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2, अगर NR बहुत बड़ा हो जाए कैपिटल R से तो किसको आप नगण्य कीजिएगा? कहने का मतलब हम सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और बाह्य प्रतिरोध का इस्तेमाल ही नहीं किए। आप लोग घर में देखते होंगे कि जब आप टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते थे तो टॉर्च का बैटरी खोल करके बाहर रख दिया जाता होगा या टॉर्च के बैटरी को उल्टा पुल्टा कर करके जो है लगा दिया जाता था। अर्थात कहने का मतलब ये था कि हम बाह्य प्रतिरोध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम बैटरी के द्वारा जो है बल्ब को जलाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में, वो हम टॉर्च को दिन में यूज नहीं करना है, हमको रात में फिर करना है। तो इसका मतलब उस वक्त आपका अगर श्रेणी क्रम समूहन में अगर रहता है
तो क्या स्थिति बनता है? तो अब इस जगह पर देखिए, अगर NR बहुत बड़ा हो गया इस वक्त R आपका 0 हो गया, अर्थात टॉर्च को आप दिन में इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, तो दिन में क्या कीजिएगा टॉर्च जला करके, तो R बराबर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो R अगर 0 होता है तो फॉर्मूला यहीं से देखिए, I इक्वल टू NE/N इंटू R। तो अब बताइए NN तो आपका कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या हो गया? E/R हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेल को श्रेणी क्रम में अगर आप समूहित करते हैं, अगर उससे बाह्य प्रतिरोध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये हमारा एक सेल के बराबर धारा प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखिए, बाह्य प्रतिरोध का अगर हमारा इस्तेमाल होता है तो ये M से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये सेलों का संयोजन से कोई फायदा हमको मिला क्या? N हमारा कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में अगर बाह्य प्रतिरोध का मान 0 अगर होता है तो ये नुकसानदेह स्थिति में रह जाता है, अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता है, और ये हमारा सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने का ये डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ तक एडवांटेज में बस इतना ध्यान, एडवांटेज क्या चीज का? M से मल्टीप्लाई का, अर्थात सेल का उपयोग का। अगर सेल को जोड़े तो सेलों का संपूर्ण इस्तेमाल हुआ यहाँ, लेकिन क्या यहाँ पर सेलों का संपूर्ण इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि N आपका कैंसिल हो जाता है। इस तरह से ये आपका डिसएडवांटेज है और ये आपका एडवांटेज स्थिति में है। तो इसको आप अच्छी तरह से उसमें नोट कर लें। इसके बाद हम जो है आपको सबसे पहले समांतर क्रम स्टार्ट करेंगे, उसका डिफिनेशन पहले इंग्लिश में जानेंगे और उसके बाद जो है आप हिंदी में डिफिनेशन उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इंग्लिश डिफिनेशन को नोट करें। तो यहाँ पर आप देखें, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, पैरेलल कनेक्शंस ऑफ सेल्स। अब इसका डिफिनेशन को नोट करें, when two or more cells are connected with each other, when two or more cells are connected with each other, that if different current is passing through each cell, then it is called parallel connection of cell, then it is called parallel connection of cell। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, इसका आप हिंदी में भी डिफिनेशन को नोट कर लें। जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार संयोजित हो दैट इज, ताकि सभी सेलों से वो समान धारा प्रवाहित हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है।
तो इस बात को जाने कि अगर दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार समूहित हो कि प्रत्येक सेल से असमान धारा प्रवाहित हो, प्रत्येक सेल से असमान धारा प्रवाहित हो, तो सेलों का ऐसा ग्रुपिंग, ऐसा कनेक्शन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस डिफिनेशन को नोट कर ले और इस दोनों डिफिनेशन को नोट करने के बाद हम एक डिफिनेशन और लिखाते हैं हिंदी में, उसके बाद तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में, फिगर के माध्यम से इस बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डिफिनेशन को नोट कर लें। तो जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार संयोजित होता है कि सभी सेलों से असमान धारा प्रवाहित हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। नोट कर ले इसको। तो ध्यान रखें, समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों से असमान धारा प्रवाहित होती है। और इसका दूसरा डिफिनेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो इस बात को आप नोट कर ले। जब दो या दो से अधिक सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर तथा सभी सेलों का ऋण ध्रुव एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हो, एक अन्य बिंदु पर जुड़ा हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो गौर करना है कि दो या दो से अधिक हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो दो ले लीजिए या दो से अधिक सेल का आप इस्तेमाल कीजिए। दो या दो से अधिक सेलों का धन ध्रुव अगर एक पॉइंट पर मिल जाए और ऋण ध्रुव अगर एक बिंदु पर मिल जाए, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये डिफिनेशन आप 10th क्लास में भी सीखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो सेल में यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये पहला सेल हो गया, ये आपका दूसरा सेल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और एक आपका यहाँ पर तीसरा सेल हो गया प्लस और माइनस। नियम क्या कहता है कि सभी सेलों का धन ध्रुव, ये देखिए प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, इस सबको एक बिंदु पर मिला दीजिए। यहाँ मिला दिए तो इसका भी यहाँ आ गया और ये वाले भी सेल का यहाँ आ गया। उसी तरह से ऋण ध्रुव को भी एक जगह पर एकत्रित कीजिए। तो सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर आ गया और सभी सेलों का ऋण ध्रुव एक बिंदु पर आ गया। यहाँ पर हम ए और ये बी, तो ए पर सारे धन ध्रुव मिल गया और बी पर आपका सारा ऋण ध्रुव आ गया। और इस प्रकार के संयोजन को ही हम नाम देते हैं समांतर क्रम संयोजन। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेल क्या करता है, तो सेल खुद करंट देता है, क्योंकि सेल हमारा
खुद केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसीलिए हम यहाँ पर क्या प्राप्त करने वाले हैं सेलों के समूहन से, तो ध्यान रखना है कि सेलों के समूहन से हमेशा करंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सेलों के संयोजन से हमेशा करंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन के अनुसार से, तो करंट किसको चाहिए, करंट रेसिस्टेंस को चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं और ये आपका बाह्य प्रतिरोध जो है यहाँ पर आपका R हो गया और सेल हमारा क्या देगा, करंट देगा। तो इस तरह से आपका फिगर बनेगा, प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होगा। तो इस जगह से प्लस से माइनस की ओर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका R है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल और संधारित्र दोनों का सिंबल एक जैसा होता है लेकिन डिफरेंट है। संधारित्र में आपको ये दोनों बराबर बताए थे, लेकिन सेल में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये हो गया आपका कंडेंसर और ये हो गया आपका सेल। सिंबल पे भी नज़र बना कर रखिए। और जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा वाला लाइन होता है वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम जो है इसको प्रूविंग करने के लिए जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटे छोटे पहले बात को जान लेते हैं। पहले आप लोग फिगर बना लीजिए और फिगर के बाद इसको आप प्रूव करने के लिए आगे बढ़िए कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित धारा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए प्रत्येक सेल का यहाँ पर हो गया विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ each cell इक्वल टू E। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आपका हो गया यहाँ पर E। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल आपका हो गया E। उसके बाद यहाँ पर बताइए आप, पहले हम एक एक कर करके सारा काम यहाँ पर करते ही चलेंगे। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और परिपथ में हमारा M सेल लगा हुआ है समांतर क्रम में। तो इस बात को भी यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। नंबर ऑफ सेल, सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या बराबर M। समांतर क्रम में लगे सेलों की संख्या हमारा हो गया M। अब बताइए, ये है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध वाला को याद कीजिए। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में जब हम आपको फॉर्मूला सिखा रहे थे उस समय बताए थे कि सभी प्रतिरोधों पर एक समान विभवांतर होता है। ठीक उसी तरह से ये दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो सबका एक समान है। तो यहाँ पर एक चीज को गौर करना है कि समांतर क्रम समूहन में सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वह एक सेल के बराबर होता है। अर्थात सबका, चाहे इसका विद्युत वाहक बल लीजिए तो E ही होगा, ये और B के बीच में ही जुड़ा हुआ है E हो गया। इसका लीजिएगा तो ये वाला सेकंड वाले का भी E ही होगा, थर्ड वाले का E ही होगा। इसलिए समांतर क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, प्रतिरोध के समांतर क्रम को पढ़िए, उसमें भी आपको बताए थे कि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समांतर क्रम में जुड़ने के बाद एक समान होता है और उसका वैल्यू भी होता है। उसी तरह से सेल में, ये सब पॉइंट पर गौर करने का है। इसी तरह से सेल में अगर सेल को समांतर क्रम में अगर सामूहिक कर लेंगे
तो कुल विद्युत वाहक बल जो है एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E। तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, समांतर क्रम में जुड़े कुल जो है विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात यहाँ पर हो गया कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल आपका वैल्यू हो जाएगा E, अर्थात एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि इस बार हम ME नहीं करने के लिए जाएंगे, ME नहीं होगा। ऐसे आप जैसे श्रेणी क्रम में अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर E था तो श्रेणी क्रम में जुड़े N सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग NE कर दिए थे। यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से आप प्रतिरोध में भी समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोध भी अगर समांतर क्रम में जुड़ा था तो विभवांतर जो था वह एक छोर वाले का जो विभवांतर है उतने के ही बराबर हो गया था, इसलिए उसका सभी प्रतिरोधों का विभवांतर भी हुआ था। उसी तरह से सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ही हमारा एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, E होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू E। अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ each cell इक्वल टू R, स्मॉल r, each cell इक्वल टू स्मॉल r। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका हो गया R। अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका R हो गया। जिस तरह से हम लोग एक सेल का विद्युत वाहक बल E निकाले और टोटल विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो गया, E हो गया। तो उसी तरह से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो M सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अब ये नहीं कि श्रेणी क्रम में NR हुआ था तो यहाँ पर भी MR हो जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ है, अगर समतुल्य प्रतिरोध R' है तो इसको 1/R करेंगे ये सेल का, फिर यहाँ पे 1/R करेंगे, कितने बार करते जाएंगे, M बार करेंगे। तो यहाँ पर M बार करेंगे तो 1/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/R हो जाएगा, और R' बराबर क्या हो जाएगा, R/M। ये रफ कार्य है, आपको रफ में हम कर करके दिखा रहे हैं। प्रतिरोध है और प्रतिरोध का समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इस फॉर्मूले पर जाएगा, क्योंकि ये सारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जब जुड़ा हुआ है, आपको हम प्रतिरोध वाले में भी सिखाए थे कि अगर N एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर जुड़ता है तो उसके लिए फॉर्मूला N/R जो है जब हम समतुल्य निकालते हैं तो R/N हो जाता था। यहाँ M सेल समांतर क्रम में जुड़ा है इसलिए R/M हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान में रखें। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका हो गया R। परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर हम इसको R' से सूचित करें तो R' के लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे R/M, R/M, तो ये टोटल हो जाएगा आपका R/M।
स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस, एम नंबर ऑफ सेल, यानी एम सेल समांतर क्रम में संयोजित है। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू हो जाएगा आर बाय एम हो जाएगा। तो चलिए इस साइड तक तो आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम इस जगह पर आपको बताते हैं इसके आगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध अब कितना, तो प्रतिरोध वाले के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध आपका कितना है, कैपिटल आर है। आप जो इसमें लगाए हैं कैपिटल आर आपका बाह्य प्रतिरोध है, इसलिए यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल रेसिस्टेंस कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा M प्लस, यहाँ पर कुल प्रतिरोध जो है आपका R प्लस स्मॉल r बाय m हो जाएगा। R प्लस स्मॉल r बाय m, क्योंकि R आपका बाह्य प्रतिरोध है और कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका R बाय m आया है। इसको अगर सॉल्व कर दे तो एम आर प्लस स्मॉल r बाय नीचे क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ये कुल प्रतिरोध हो गया। तो अब आप समझिए कि कुल प्रतिरोध मालूम हो गया और कुल विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर आपका E है, कुल विद्युत वाहक बल भी पता है, तो क्या हम प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला नहीं बना सकते? तो यस, प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला बनेगा। धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर आगे अब इसको मिटा करके आप इसको नोट करें, कुल प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। प्रवाहित धारा I इक्वल टू प्रवाहित धारा करंट जो फ्लो होगा, प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा आपका टोटल EMF, मतलब कुल विद्युत वाहक बल बटे टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा E हो गया। टोटल रेसिस्टेंस जो है आपका, जो ये वाला वैल्यू है, इसको आप नोट करेंगे M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय नीचे स्मॉल m। तो इस तरह से आपका हो गया। अब यही चीज को आप देखेंगे तो ये M आपका ऊपर चला जाएगा, M E बटे नीचे हो जाएगा M R प्लस स्मॉल r। ये प्रवाहित धारा के लिए आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, ये प्रवाहित धारा के लिए। अब देखिए फॉर्मूला वैसा ही लग रहा है जैसे NE बटे N इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। देखने में साफ उसी तरह से फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन लगेगा यहाँ पर ME कर दिए तो ये बात नहीं। अक्सर बच्चे के ये मन में आता है कि समांतर क्रम में भी था तो M से मल्टीप्लाई कर दिए तो ME हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल जो है आपका एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए R जो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है, समांतर क्रम में होने की वजह से ही R बाय M हो जाता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुल प्रतिरोध भी निकाल करके फॉर्मूला को ये प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पर जान लेते हैं। केस 1 एडवांटेज स्थिति में लेकर के जाते हैं। केस 1, यदि यहाँ पर हम कर दें इफ आपका जो है MR जो है बहुत बड़ा हो जाए R के, बहुत बड़ा हो जाए R के, तो R को हम लोग नगण्य मानेंगे, इसको शून्य मानेंगे। तो I का फॉर्मूला ME बटे M इंटू R हो जाएगा MM। कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, क्योंकि हम जब M समांतर क्रम में जोड़े हैं तो एक सेल के ही बराबर धारा देता है, तो यह हमारे लिए अच्छा स्थिति नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब समांतर क्रम में हम जोड़े हैं M सेल तो M का हम उपयोग करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद स्थिति नहीं है। केस 2,
अगर हमारा आर बहुत बड़ा हो जाएगा एम आर से, अर्थात एम आर हमारा अप्रोक्सीमेट जो है 0 के बराबर हो जाए, तो आई के लिए जो फार्मूला वही से रखेंगे एम ई बटे आपका स्मॉल आर। ये हमारे लिए, क्योंकि एम सेल का उपयोग हुआ, हमारा फायदा और नुकसान कब होगा, जब हम सभी चीज का उपयोग कर ले। यहाँ एम सेल का आपका उपयोग हो रहा है, इसलिए ये मेरे लिए फायदेमंद स्थिति है। यहाँ पर एम कैंसिल हो जाता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह स्थिति है, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने के बाद हमें फायदा होना चाहिए। यहाँ पर हमें फायदा नहीं है, क्योंकि एम एम जो है आपका कैंसिल हो जाता है, ये हमारे लिए कोई फायदे की स्थिति नहीं है। यहाँ एम रह जाता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, एम गुनी हो जाती है, इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद स्थिति है। तो इसमें हम लोग जाने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला। अगले क्लास में हम एक और क्रम लेकर के आएंगे, जिसमें हम सीखेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, और मिश्रित क्रम संयोजन के बाद हमारा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में फिर आते रहेगा। और इसके बाद आप ध्यानपूर्वक, जब तक आप थ्योरी को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल सबको नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। कुछ बच्चे का कहना है कि सर हमारा वीडियो जो है सिस्टम से नहीं, क्योंकि देखिए सारे वीडियो पर हम लेक्चरर नंबर या वीडियो नंबर हम दे दिए हैं। आप करें क्या कि जिस जगह पर मेरा फोटो लगा हुआ है उसको पहले क्लिक करें, जैसे फंडामेंटल फिजिक्स सबोर आप चैनल खोलते हैं, उस फोटो पर आप क्लिक करें, उसके बाद आपका मेरा साइट पर आ जाएगा, उसमें वीडियो पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही वीडियो को टच करेंगे आपका शुरू से लेकर के अंत तक का सारा वीडियो आ जाएगा, और एक सिस्टम से वीडियो आते जाएगा। आप उसको अच्छे ढंग से, जिस वीडियो को आप नहीं देखे हैं उसको अच्छे से पहले देख लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। और अधिक से अधिक बच्चों को आप इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें फंडामेंटल फिजिक्स सबोर, और इसके बाद इसको सारा कंप्लीट करें। तो ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही है। थैंक यू।